अतीत के झरोखे से आजमगढ़, चकलेदारों का शासन, विकास का नया दौर। मुगल काल के कमज़ोर होते हुए राज्य में चकलेदारी की एक नई प्रथा शुरू हुई, जो पहले से प्रचलित कृषि कार्य में कूथ अधिया प्रथा पर आधारित थी। कूथ में रबी और खरीफ की फसल में उभय पक्ष की सहमति से अन्न का निश्चित कोटा तय कर देता। अधिया में नफ़ा नुकसान का ख्याल करते हुए आधा आधा बाँट होती थी। यह आज भी प्रचलित है। इसी का व्यापारिक शासकीय विकसित रूप ठेका था। अवध के नवाब ने सन 1771 ईस्वी में इसे आजमगढ़ पर लागू किया। ये चकलेदार नियुक्त अफसर होते थे जिनके जिम्मे सीमांकित क्षेत्र की मालगुजारी वसूल करने का अधिकार था। यह शासन की एक यूनिट होती थी जिसके नियम कानून के अंतर्गत राजस्व वसूल होता था। राजस्व की नियत राशि से अतिरिक्त उपलब्धि दान, बरामद या अन्य स्रोतों से प्राप्त को प्रजा के विकास में खर्च करने का उन्हें अधिकार था। सामान्य स्थिति में शाही फौज का इस्तेमाल नहीं स्वीकृति थी। सुरक्षा व्यवस्था उन्हें स्वयं करनी पड़ती थी। इस प्रकार से ये चकलेदार छोटे राजा एक तरह से कहे जाते थे। आजमगढ़ में सन 1777 ईस्वी से 1801 ईस्वी तक 24 वर्षों में 14 चकलेदारों ने शासन किया। ये सभी प्राय फैजाबाद, अकबरपुर के रईस जमींदार और अवध के शुभचिंतक थे। इनमें से केवल 2 चकलेदार अता बेग, राजा भवानी प्रसाद के समय शांति व्यवस्था ठीक रही, शेष सभी के शासन में खोट रही और वे झिड़की सहित हटाए गए। पहले चकलेदार मिर्ज़ा अता खां काबुली थे। तारीख़े बिंदवल में मोहम्मद रज़ी चौधरी ने लिखा, कुछ दिनों बाद नवाब अवधिया के वज़ीर एलिच खां ने इस इलाके को जहां यार खां से छीनकर नवाबी में शामिल कर लिया था। यह आजमगढ़ अवधिया हुकूमत का एक चकला बनकर रह गया और नवाब की तरफ से एक आमिल रहने लगा। नवाब आसिफुद्दौला के ज़माने में मिर्ज़ा अता बेग काबुली आमिल थे। लखनऊ और जौनपुर के बीच में तब जौनपुर सूबे की सीमा पूरब में बक्सर के करीब तक थी। आजमगढ़ इलाका पड़ता था, इसलिए आजमगढ़ के आमिल इसकी हिफाजत करते थे। इन चकलेदारों ने अपने निवास के लिए किले के पश्चिम की तरफ भूमि का चुनाव किया, जो चकला मोहल्ले के रूप में आज भी विख्यात है। यहाँ से पश्चिमी हिस्से की देखरेख और वसूली की जाती थी। पूर्वी हिस्से की चकलेदारी की यूनिट अमिला में रहती थी। जिस समय 1717 ईस्वी में अता बेग काबुली की नियुक्ति हुई, आजमगढ़ का जनमानस अप्रसन्न था। आजम शाह द्वितीय ने जिस गंगा जमुनी प्रवेश की रचना की थी, उसके 90% लोग उनके पक्ष में थे। जहांयार खां ने उस परंपरा को अपने स्वभाव के नाते कमज़ोर किया, लेकिन राज्य के प्रति जनता का मोह बरकरार था। बिंदवल के इतिहास के मुताबिक जहांयार खां के बेटे नादिर खां, जो कि आमिलों के बरसरे पैकार साथी समर्थक थे, 150 महावर की पेंशन और 12 गांव की ज़मींदारी देकर किले में अमनो कायम किया। ये राजा की पदवी सहित जमींदार हो गए। यह एक प्रकार से राजघरानों की अवमानना थी, लेकिन अता बेग बहुत समझदार थे। उन्होंने पूरे राज्य का दौरा किया, सभाएं की और पंचायतें की। अपनी और राज्य की मजबूरियों को बताया कि मालगुजारी ही एकमात्र आमदनी है जिससे शासन का खर्च चलता है। इसके लिए उन्होंने आमदनी बढ़ाने के लिए व्यापार पर जोर दिया और बाहर के व्यापारियों को बहुत सारी सुविधाएं देने का ऐलान किया। इससे बहुत से मारवाड़ी, खत्री और अग्रवाल लोग पश्चिम से यहाँ व्यापार हेतु आ गए और बस गए। चकलेदारों के पहले आजमगढ़ बमुश्किल कस्बाई स्वरूप के रूप में अंकुरित हो रहा था। व्यापारिक संचेतना ग्राम आधारित थी। अवगमन के साधन के कारण भूमि की भौगोलिक रचना, जलवायु और साधन के परिप्रेक्ष्य में यहाँ मुख्य व्यापार अन्न, गुड़ और हस्तनिर्मित कपड़े थे। रानी की सराय में सुतली, गुड़, सरायमीर में चमड़ा तथा कपड़े का कारोबार, फूलपुर खोरासों में लोहा बर्तन, पान, लाल मिर्च तथा गोंठा, दोहरी घाट में लकड़ी के व्यापार की प्रमुखता थी। तत्कालीन परिवेश में दूर न जाकर निकटवर्ती सीमा क्षेत्रों में ही छोटी छोटी बाज़ारें लगती थीं। इन्हें स्थानीय बाजार कहना ज़्यादा उचित होगा। आज भी वह परंपरा कायम है। इनके लगने का दिन सप्ताह में निश्चित रहता था। यह परंपरा आज भी बरकरार है। जिले के प्राय सभी तहसीलों में इस प्रकार के स्थानीय बाज़ारों को देखा जा सकता है। इन बाज़ारों में दुकानों की तुलना में श्रेष्ठ और कम दामों पर कृषि गृहस्थी की अस्थायी दुकानें लगती, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंतिम दौर में कुछ अंतर जिला बाज़ार भी थे।
दक्षिण में लालगंज, इसे लाल खां बलोच ने बसाया था। पश्चिम में फूलपुर, सरायमीर, उत्तर में दोहरी, बधालंगर, पूरब में मऊ और पश्चिमोत्तर में टांडा, बिडहर बड़ी बाज़ारें थीं। इस प्रकार के बाज़ारों में दूसरे ज़िले के पड़ोसी आकर खरीद फरोख्त करते थे। सिक्कों का प्रचलन था। अवश्य 60% व्यापार अदला बदली प्रणाली से होता था। अनाज देकर वस्तुओं की खरीद बहुत प्रचलित थी। भारतीय इतिहास संकलन समिति उत्तर प्रदेश 1982 की स्मारिका में बिडहर का इतिहास लिखते हुए स्वर्गीय राम ऋषि त्रिपाठी ने पश्चिमोत्तर बाजार के विषय में लिखा, यह स्थान बिडहर घाघरा के उस पार और इस पार के व्यापार संचालन का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ व्यापारियों का मेला सा लगता था। गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गोंडा तथा बहराइच के भूभाग फैज़ाबाद, आजमगढ़, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ के भू क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। यहाँ से होकर इलाहाबाद का सीधा रास्ता था। 1857 में जो उथल पुथल हुई उससे ये सारे बाजार नष्ट हो गए। व्यापारिक क्षेत्र में तौल को लेकर समस्या खड़ी हो गई, जिनसे जूझने में चकलेदार अता बेग बहुत ही उलझन में थे। नाजिम फ़तेह अली के ज़माने में मालगुजारी में, अन्न वसूली में गाजीपुर शेर की चलन चलाई गई। डेढ़ा सा बड़का शेर कहा जाता था। यहाँ तौल के लिए 40 शेर का 1 मन होता था, लेकिन गाजीपुरी शेर का 1 मन तब होता था जब प्रचलित शेर का डेढ़ा अर्थात 1.5 मन होता है। नाजिम अली के कारिंदे जबरन इसी तौल से मालगुजारी लेते। जब बिडहर का व्यापारी 1 मन तिलहन तौल कर गोरखपुर के व्यापारी 1 मन तंबाकू मांगता तो वह प्रचलित मन से देता है। दोस्तों, हम आपको वो इतिहास बताते हैं जो आपको कहीं और मिलना मुश्किल है। हम इसीलिए आजमगढ़ और उस तमाम पुराने इतिहासों को बड़ी ही बारीकी से शोध करके उसके बाद ही आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे